ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है एग्जाम का, जो 4 प्रीलिम्स होने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रीलियम, सेकंड प्रीलियम, थर्ड एंड फोर्थ प्रीलियम। ओके, तो कौन सा प्रीलियम किस डेट पे होगा वो सारा आपके सामने है। अब मैं पूरा टाइम टेबल तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है हमने, ठीक है। द फर्स्ट पेपर दैट यू विल एनकाउंटर इज मैथ्स ऑन 20th of March. Am I right? Next paper are 2 theory papers, English and social science, and the last paper is your science. Correct? You have 1 day holiday between 2 papers. 2 papers के बीच में 1 दिन का गैप है। हो गया ये आपका फर्स्ट प्रीलियम का। यस, व्हाट इज द फर्स्ट पेपर ऑफ सेकंड प्रीलियम? साइंस। यहाँ पे भी साइंस तुम बोलोगे, यहाँ पे फिर से साइंस। अब हमने यहाँ पे साइंस क्यों डाला है फिर से? What is the reason for putting science again over here? टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए डाला है क्या? See, this paper will end on 26th. The next paper is on 28th. How many days gap? 1 day gap. ठीक है? Again, English, social science and then maths. Second prelim खत्म. Third prelim का first paper कौन सा है तुम्हारा? Can you see the continuation? Continuation दिख रहा है तुमको? अगेन सोशल साइंस, इंग्लिश एंड साइंस, एंड द लास्ट प्रीलियम का पहला पेपर साइंस आया। तो जब आप लोग एक प्रीलियम से दूसरे में जंप ओवर करते हो, क्या मिलता है तुमको यहाँ पे? क्या मिलता है तुमको यहाँ पे? कंटिन्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो, जब थ्योरी पेपर की बात आती है, जब इंग्लिश और सोशल साइंस की बात आती है, थ्योरी पेपर का आप पढ़ लोगे। थ्योरी पेपर के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ती है क्या? मेन जो प्रैक्टिस वाले पेपर्स है वो कौन से है तुम्हारे? मैथ्स एंड साइंस। एम आई राइट? तो इनका पढ़ाई करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। ये और नो, जब आप लोग मैथ साइंस का पढ़ाई करोगे तो एज इन यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी द एंटायर सिलेबस इन वन गो। एम आई राइट? आप ऐसा करने वाले हो क्या कि मैं पहला प्रीलियम जब अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मैं सारे 15-16 वॉटएवर जितने भी चैप्टर्स होंगे मैं सारे के सारे करके जाने वाला हूँ? Because no one is prepared to that extent. Someone may be, but नहीं होगा कोई ना कोई प्रिपेयर। करेक्ट? So what should be your strategy while attempting these papers? अब तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 50% 50% तो भी तुम्हारा देखकर हो चुका होगा, और 50% अभी किसी के मान लो 50% चैप्टर में, जैसे कि 16 चैप्टर का 50% कितना होता है? 8 चैप्टर्स। करेक्ट? तो 8 चैप्टर्स तो भी उन 8 चैप्टर्स में से बहुत कुछ आता होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ आता होगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी क्या बनाना है कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ए मैथमेटिक्स पेपर और साइंस पेपर, हाउ मेनी प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू गिव हियर? 4 प्रीलिम्स। यू डिवाइड योर एंटायर सिलेबस इनटू दिस 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। समझ में आया क्या तुमको? और वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है कि मान लो पहला प्रीलियम जब तुम देने आओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द फर्स्ट प्रीलियम ऑफ मैथमेटिक्स, आपने स्कूल में भी प्रीलियम दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स का कुछ पता नहीं होगा, आपको पता सब कुछ होगा। पेपर पैटर्न भी आपको पता है। आपको हर प्रीलियम में 4 चैप्टर्स पक्के करके आगे जाना है। ये मेरा बात सिर्फ सुनो मत, इसको अमल में लाओ। यहाँ सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब अमल में लाओगे ना तभी जाके आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, वरना आप अपना दिमाग चलाओगे तो वही होगा जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो बता रहा हूं ना उसको सही तरीके से सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो। आपको 15 चैप्टर 16 चैप्टर ऐसे ही है हर टॉपिक के। करेक्ट? हाउ मेनी प्रीलिम्स आर देयर? 4। यू डिवाइड योर नंबर ऑफ चैप्टर्स बाय 4। तो अगर मैथ्स में 16 चैप्टर्स है तो पर प्रीलियम कितने चैप्टर्स पक्के करने हैं तुमको? पक्के का मतलब समझते हो का? क्या देखना नहीं है, मैथ्स देखने से नहीं होता। अगर देखना होता ना तो मैं 16 के 16 चैप्टर पहले प्रीलियम में देख के आ सकता हूं 10 बार, लेकिन वो उसका कुछ भी यूज है क्या? नहीं है। पक्के का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पक्का? व्हाट डू मीन बाय पक्का? दैट इवन इफ आई डोंट गेट चांस टू प्रिपेयर दिस चैप्टर, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि ये चैप्टर अभी सिर्फ फाइनल एग्जाम से पहले देखने का है, तो भी मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा वो सॉल्व करने लायक। इसको बोलते हैं पक्का। समझ में आया क्या? पक्के का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है तुमको? दैट इवन इफ आई डोंट गेट चांस इन बिटवीन
इवन देन आई एम प्रिपेयर टू राइट दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स, इसको बोलते हैं पक्का। तो व्हेन यू गो बाय दिस स्ट्रेटजी यू मे अटेम्प्ट, या यू आप सारे के सारे जितने चैप्टर्स है उसको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट प्रीलिम में 4 हो गए, नेक्स्ट में अगले 4 होंगे। अब वो 4 कौन से हैं वो तुम डिसाइड कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि मैं सबसे इजी वाले से चालू करता हूं, ओके, पहले जो मेरे को 4 इजी लगते हैं वहां से चालू करता हूं, फिर अगले 4, मतलब फ्रॉम इजी टू हार्ड लेवल जाए, ये हर एक का अपना स्ट्रेटेजी। कोई बोलेगा पहले हार्ड वाले कर लूंगा बाद में इजी वाला जाएगा। वो कौन से 4 चैप्टर्स होंगे ये डिसाइड कौन करेगा, आप लोग डिसाइड करोगे, समझा। ये 4 चैप्टर हो गए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर साइंस ऑल्सो, ओके, मैं मैथ साइंस दोनों की बात कर रहा हूं। एंड यू कैन अप्लाई दिस इन योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो पहले प्रीलियम में एटलीस्ट इन 4 चैप्टर्स तो आपके पक्के हो रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग, 4 तो हो रहे पक्के, बाकी था थोड़ा बहुत तो और भी पता है ना तुमको। मैं ऐसे नहीं बोल रहा बाकी का ब्लैंक आना है आपको। यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर दोस 4 and then have an overview of the remaining chapters. Are you understanding that? बाकी के ये 4 के अलावा बाकियों का क्या करके आना है तुमको, ओवरव्यू करके आना है। वो भी ऊपर ऊपर से नहीं करना है, जितना डिटेल में हो सके एज पर द टाइम लिमिटेशंस यू हैव, ओके। यहाँ पे 4 हो गए, अगले प्रीलिम में आओगे अगले 4 की तैयारी करोगे, कितने होंगे 8। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, देखो इधर कंटिन्यूएशन है ना तुम्हारा। तो जब नेक्स्ट साइंस पेपर रखा है तो तुमको उसके बीच में किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना है क्या, मतलब देखो तुम 27 तारीख से साइंस का पढ़ना चालू करो, सॉरी 25 तारीख से साइंस पढ़ोगे, 24 को आप जब यहां से पेपर देके जाओगे दैट 24 का हाफ, बरोबर है। 25 तारीख मिलेगा, 26 तारीख को तुम पेपर देने आओगे, 26 तारीख पेपर देने के बाद फिर टाइम मिलेगा, 27 तारीख का पूरा दिन मिलेगा, एंड यू विल अटेम्प्ट द पेपर ऑन व्हाट। मिला टाइम इतना बीच में, मिला इतना टाइम नहीं मिला। तो ये जो नेक्स्ट 4 पेपर 4 चैप्टर्स तुम करोगे वो करने के साथ साथ जो अगले 4 हो चुके थे पहले उनका क्या करना है तुमको, रिवीजन करना है। मतलब पिछले का रिवीजन हो रहा है और ये वाले 4 अगले थरो हो रहे कि नहीं, यस और नो। जब आओगे मैथ्स में इधर 4 हो चुके हैं, इधर फिर से 4 है, फिर से कितना टाइम मिला मैथ्स के लिए, कितना टाइम मिला मैथ्स के लिए 2.5 days। यहाँ पे एक दिन मिलता है 3 तारीख, 4 तारीख का आधा दिन, 5 तारीख और ये 6 तारीख, मिल रहा है कि नहीं टाइम। तो इस तरह से जब आप 4 चैप्टर्स करके पूरा टॉपिक करोगे, ये हमारे पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं 17th April वी आर फिनिशिंग ऑफ द पेपर। यू हैव योर फॉर फर्स्ट एग्जाम ऑन व्हाट 6th। तो कितने दिन का गैप है, ऑलमोस्ट 19-20 दिन के आसपास का तुमको अच्छा खासा गैप मिल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग। तो एग्जाम से पहले फ्री हो ना तुम लोग, ऐसा तो नहीं कि मेंटल बर्डन रहेगा कि हमारे एग्जाम से 4-5 दिन पहले प्रीलिम्स खत्म हो रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा हमारा परफॉर्मेंस का लेवल कहाँ तक है, क्या है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। तुमको तुम्हारे फर्स्ट प्रीलिम में तुमको आईना दिखाएगा कि हमको और कितना मेहनत करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ, तो जब लास्ट प्रीलिम देखोगे, लास्ट प्रीलिम 14, 15, 16, 17, देयर इज नो गैप, है क्या गैप एक भी। तो ये पर्पसली इसीलिए रखा है कि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि अगर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो भी प्रिपेयर करना कैसे है। समझ में आएगा तुमको। एग्जाम में सिचुएशन तुमको बोल के आने वाली है क्या, एग्जाम में सिचुएशन बोल के आने वाली है क्या तुमको, नहीं ना। तो वैसी सिचुएशन के लिए तुमको रेडी रहना पड़ेगा। सो इन द लास्ट प्रीलिम यू विल नॉट गेट एनी गैप बिटवीन 2 पेपर्स। क्लियर एवरीवन। तो ये तो थे कितने प्रीलिम्स, 4 प्रीलिम्स जो हम लोग आपके लेने वाले हैं। यस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं एक एक करके उन सारे बातों के ऊपर आ रहा हूं जो तुमको प्रिपरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, पास्ट। हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं तो फ्यूचर की बातों से लेते हैं कि पास्ट की बातों से लेते हैं, पास्ट से एक्सपीरियंस लेते हैं ना। तो ये जो पेपर्स है तुम्हारे पास, वॉट एवर पेपर्स यू डू, कहां से भी आप पेपर्स करते हो, ओके, ट्राई एंड अटेम्प्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन सॉल्व्ड पेपर्स। प्रीवियस एग्जामिनेशन को पेपर आते हैं ना, जो मैं मॉडल पेपर या सैंपल पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रीवियस एग्जामिनेशन आस्क्ड पेपर्स। क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो खराब नहीं होते, मैं उसके ऊपर कोई नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन जब आप प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर करोगे
जितने ज्यादा करोगे उतना तुमको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए यही है, आप कितने ज्यादा नए नए क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। मैं क्या बोला समझा आपको? आप कितने ज्यादा नए नए क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं तुमको मैं, आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। अब लीनियर इक्वेशन जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें एक हमको टॉपिक आता था, दो इक्वेशन देते थे, आपको पूछते थे आर दीस लाइंस इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आता था कि नहीं आता था? आता था या नहीं आता था? हाँ, तो आप क्या करते थे, कोएफिशिएंट्स निकालते थे, बरोबर है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इस तरह से कुछ करते थे आप लोग। फिर अगर तीनों के तीनों सेम आते हैं तो कौन से सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब दोनों के दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो बराबर है, यस और नो। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया तो वो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे अलग अलग होता था। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर घुमा देता हूं, देयर आर टू ट्रैक्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ट्रैक मतलब समझता है क्या, रेल्स, रेलवे ट्रैक होता है ना। देयर आर टू ट्रैक्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x plus 3y is equal to 9. There are two tracks represented by the equation this and this. Will these two tracks meet? ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आपको मैं देता था, तुमको समझ में आता था कि क्या क्वेश्चन पूछा है करके। लेकिन अब अगर इसको आप लिंक करने जाओगे तो ये कौन सा बेस का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्वेश्चन है ना। रेल ट्रैक मीट का मतलब क्या होता है, लाइंस मीट कब करते हैं, इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब उनकी यूनिक सोल्यूशन होती है। मतलब आपको ये पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों लाइन का यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, यही क्वेश्चन पूछा है ना, सिर्फ पूछने का तरीका क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो तुमको यही सीखना है, क्वेश्चन कोई आसमान से टपकने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट जो बुक में है वही आएगा, सिर्फ उसको पूछने का तरीका बदलता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है ये कैसे पता चलेगा तुमको, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट्स हैं, आई विल हेल्प यू आउट विद दोस। अगर आपको लेना ही है क्वेश्चन बैंक बाहर से कुछ, तो प्लीज परचेस प्रीवियस एग्जामिनेशन आस्क्ड क्वेश्चन, अगर बहुत जरूरत है तो। नहीं तो आपको इंटरनेट पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो एंड यू कैन गो थ्रू इट। समझ में आएगा तुमको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को ऐसे करना है कि क्वेश्चन का वैरायटी जितना ज्यादा कवर होगा उतना आप स्ट्रेस फ्री अपना पेपर लिख पाओगे। नहीं तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, विल द टू रेल्स मीट, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, ये रेल्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, दो इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो सोल्यूशन होगा उसका, क्वेश्चन होगा, तो यू कैन इजीली मेक अ करेक्ट मूव, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं। ये तो मैंने तुमको स्टडी का पैटर्न बताया, कैसे करना है क्या करना है, बराबर है। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज अ क्वेरी यू कैन प्लीज आस्क। किसी को कोई क्वेरी है क्या, या किसी के दिमाग में कोई और बात है, पूछ सकते हो, है क्या? स्ट्रेटेजी ओके लगा? स्ट्रेटेजी ओके लगा या नहीं लगा? हाँ, तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं बोलता ये हर एक के लिए काम करेगा, तुमको तुम्हारा स्ट्रेटेजी बनाना है, यू कैन गो एड विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आया? क्लियर? अब आगे की तरफ जाता हूं मैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे, अब एग्जाम में जब तुमको पेपर मिलता है, व्हेन यू गेट योर पेपर इन एग्जामिनेशन, ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो पहला पेज होता है आपका बोर्ड शीट का, हैव यू ऑल सीन दोस बोर्ड शीट्स? देखे नहीं देखे? बोर्ड शीट्स दोनों उधर से, एक वहां पे बोर्ड का शीट था, हाँ नहीं ऊपर ऊपर पड़ा है। ओके, यू गेट दिस काइंड ऑफ अ बोर्ड शीट, इस तरह से बोर्ड शीट मिलता है, समवॉट इस तरह का, ठीक है। आप स्कूल में भी इसी में लिखते होंगे, ऐसे ही तरीके का लिखते होंगे ना। फिल करना बताया आपको कैसे करना है, क्या करना है। नन ऑफ यू हैव स्कूल हैज टोल्ड यू टू फीड दिस। तो यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, ये भरने के लिए तुमको स्टार्टिंग का टाइम दिया जाएगा, ओके। व्हेन यू एंटर इन द एग्जामिनेशन, सम ऑफ द स्कूल्स, अब ये लक के ऊपर डिपेंड है, यू गेट एडिशनल 15 मिनट्स इन एग्जामिनेशन। 15 मिनट तुमको एडिशनल मिलता है। अब ये 15 मिनट कोई स्कूल या कोई एग्जामिनर देता भी है या कोई
नहीं भी देता है, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। रोते रोते आते बच्चे, सर हमारे एग्जामिनर जो आया था उसने 15 मिनट हमको नहीं दिया। मतलब लिखने को कोई कोई एग्जामिनर क्या बोलता है, दे अलाउ देम टू स्टार्ट द पेपर। मतलब ऐसा भी मैंने बच्चों से सुना है कि 10 बजे जो पेपर स्टार्टिंग का टाइम होता है, दे गिव यू द पेपर एट 9:45, ओके। और वो जो पेपर देते हैं, आपको बोला जाता है कि तुम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से रीड करो जो भी रहेगा, बट यू डोंट हैव टू राइट। लेकिन कोई कोई एग्जामिनर बच्चों को बोलता है यू कैन स्टार्ट योर पेपर, तो दैट इज शेयर लक, समझा। नहीं तो तुम रोते रोते आओगे, सर हमारे दोस्तों को 15 मिनट ज्यादा मिला, हमको नहीं मिला, ये वो पूरा लक का बात है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? और वो जो 15 मिनट तुमको दिया गया है, सी प्रीवियसली ये 15 मिनट का ग्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलता था। जब 10 बजे पेपर हैंड ओवर करते थे आपको, क्वेश्चन पेपर 10 बजे पेपर हैंड ओवर किया, योर पेपर विल बी टेकन अवे एट 1 PM, 1 बजे आपसे पेपर लिया जाएगा। कितना टाइम मिलता था? एग्जैक्ट 3 घंटे मिलता था, करेक्ट। तो उसी 3 घंटे में तुमको पेपर दिया जाएगा। पेपर जैसे ही मिलता है तुमको पेपर को पहले पढ़ना है कि क्या दिया है, क्या है, मेरे को कितना आता है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा, मैं कौन से सेक्शन से चालू करूं। ये स्ट्रेटेजी किसको बनाना पड़ता है? आपको बनाना पड़ता है। और वो भी कब बनाना पड़ता है? 10 बजे के बाद, ना कि 10 बजे से पहले। मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तो आपको उसमें लग जाएंगे, पेपर वगैरह चेक करने में क्या है और क्या नहीं है। बट नाउ यू आर प्रोवाइडेड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर दैट। तो वो जो 15 मिनट है, वो 15 मिनट को यूज करना तुम्हारा काम है, ना कि इधर उधर देखना कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है तो मैं काय को पढ़ूं। टेंशन आता है। टेंशन कैसे आता है? अलग अलग तरीके हैं। एक तो जो बच्चा ब्लैंक बैठा उसको भी देख के टेंशन आता है, और एक बच्चा जो मगन होके लिख रहा है उसको भी देख के टेंशन आता है। क्योंकि अपन दोनों कैटेगरी के रहते हैं ना, जो खुद भी नहीं लिख रहा है और सामने वाला अगर एक आधा बंदा देखता है वो भी नहीं लिख रहा है, तो उसको मिलता है हाँ मेरा कोई तो साथी है, तो टेंशन फ्री हो जाता है। लेकिन अगर उसकी नजर लिखने वाले के ऊपर जाता है तो उधर टेंशन क्या हो जाता है। बट दोनों तरह के बच्चे मिलेंगे तुमको, एक तो रिलैक्स्ड रहेंगे और दूसरे मगन होके लिखेंगे, बरोबर है ना। तो तुम्हारा काम ये नहीं है कि कौन मगन होके लिख रहा है और कौन रिलैक्स्ड बैठा है उधर। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा पेपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जो जेन्युइनली लिखता है ना उसको मुंडी हिलाने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन those who think that they have ample amount of time to do time pass and everything, they'll research here and there, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। 15 मिनट जो तुमको मिलेगा, when you get those how many minutes? 15 minutes। तुम अगर कोई अननोन डेस्टिनेशन पे जाते हो, 2 तरीके के रास्ते जाने के लिए, या तो पूछते पूछते जाओ या खुद ट्राई मारो कि मैं बिना किसी से पूछते उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊं। थर्ड ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? गूगल मैप का इस्तेमाल करो, बराबर है ना। यस और नो? मेरे को अगर कोई अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो मैं अगर खुद जाऊंगा तो उस डेस्टिनेशन पे फर्स्ट इसमें ही पहुंचूंगा। इसका चांसेस क्या है? बहुत हाई है कि बहुत लो है? बहुत लो है। मैं ये नहीं बोलता नहीं पहुंचूंगा, बट द चांसेस ऑफ रीचिंग देयर इन स्टिपुलेटेड टाइम इज वेरी वेरी लेस। कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाऊंगा, ये वो बहुत सारी चीजें, बरोबर है। बट इफ आई टेक हेल्प ऑफ गूगल मैप, क्या होगा? भले 5 मिनट देर पहुंचूंगा लेकिन प्रिसाइज लोकेशन पे पहुंचूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस 15 मिनट्स आर योर गूगल मैप। तुम्हारे गूगल मैप की तरह काम करते हो 15 मिनट। जब वो 15 मिनट तुमको मिलते हैं, वहीं पे तुमको पता लगता है कि मेरा जो आगे का अप्रोच है वो कैसा होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला और ये क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर से हाथ से लिया और चालू हो गया। ऐसा कोई बच्चा तुमको रहता नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा। एक आधा केस रहेगा कि माइकल लाल कुछ भी आने दो, मेरे को वैसे भी क्वेश्चन मेरे को सब आता है तो पेपर देखने की क्या जरूरत है। ऐसा एक आधा एक्सेप्शन केस रहेगा, लेकिन 99.9% each and every child when he receives the paper from the examiner, first and the foremost thing is he checks what all things are asked in the examination and how many of those questions are known to him। ये सबसे मेन चीज है। तो तुम्हारा जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना जो एग्जामिनेशन का, वो पहले 15 मिनट में तय होता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ बच्चे होते हैं वो 15 मिनट लाइन मारने में, ये करने में, इधर उधर देखने में घला देते हैं। वो 15 मिनट का 25-30 मिनट कितना होता है, दैट इज अप टू यू। तुमको कितने देर वो पेपर को अच्छे तरह से देखना है, तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनाना, दैट इज अप टू यू। बट फर्स्ट 10 मिनट से डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा पेपर कैसा जाने वाला है। सम स्टूडेंट्स गेट वेरी हैप्पी, पहला पेपर देखते हैं, सारे क्वेश्चन तो पहले पेपर पे आएंगे नहीं। तुम्हारा जो पेपर होता है वो लगभग
9 से 10 पन्नों का होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना कि पहले 4-5 पन्ने बहुत सिंपल है, मेरे को उस 15 क्वेश्चन में से 12-13 तो आसान आराम से आ रहे, मैं फिर आगे के क्वेश्चन बाद में देखूंगा, जाने दे, चालू कर देता। उस 15 मिनट में सेक्शन कौन सा चूज करना है ये बहुत दिमाग से करना पड़ता है। मैथ्स के पेपर की बात करता हूं, कभी कभी मैथ्स के पेपर में क्या होता है, सेक्शन डी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल एंड सेक्शन बी एंड जो स्टार्टिंग वाले है वो थोड़े ट्रिकी डालते हैं। अपने को लगता है 1 मार्क में, लेकिन उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो बंदा ये सोच के जाता है कि मैंने प्रीलिम्स में स्टार्टिंग से सेक्शन ए से चालू किया था, फिर मैं सेक्शन बी सी डी पे गया था, हो सकता है उसका स्ट्रेटेजी बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए। ओके, तो सेक्शन चूज करो इस तरह से कि आप जब पेपर लिखोगे उस पर्टिकुलर सेक्शन में गलतियां ना के बराबर हो, बिकॉज द इनिशियल पार्ट, द इनिशियल 4-5 pages that you are going to write, those are going to create your impression in front of the examiner. Am I right or wrong? जब आप कोई गलत सेक्शन चूज करते हो, तुम एक क्वेश्चन करोगे, दूसरे पे अटक गए, बिकॉज जब आप अटक जाओगे तो वो घड़ी रुकेगा नहीं, वहां पे घड़ी रुकने वाला है क्या? जिस क्वेश्चन को 2 मिनट देना है उसके ऊपर आप 7-8 मिनट से अटके पड़े हो, मेरे को नहीं आ रहा है, आंसर ना आने के बाद व्हाट इज द फाइनल थिंग दैट यू ऑल डू? Am I right or wrong? मैं इन पेपर्स में भी दिखाता हूँ, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ एनी चाइल्ड। देखो मैं ये भी दिखाता हूँ, इफ यू कैन सी, यहाँ पे जैसा खाड़ा खोड़ रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं? तो ये खाड़ा खोड़ जो है ना, ये आपको दिखाता है, एग्जामिनर को दिखाता है कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। हम लोग कैसा करते हैं, ये अगर इसको काट मारा है मैंने, इफ आई हैव कट दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं इधर मस्त इधर लाइन मारता हूं, इधर लिखना चालू करता हूं। ओके, जब ये क्रॉस रहता है ना, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा हर चीज चेक करेगा। लड़के ने, बच्चे ने इधर क्रॉस किया है तो वो बहुत शाना बच्चा है, उसने यहां से लिखना चालू किया है। एज सुन एज ही सीज क्रॉस, उसको लगता है ये पार्ट कट किया हुआ है, बरोबर है ना? तो इधर ना इधर नजर नहीं मारेगा, इधर तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है, भले तुमने उधर सही लिखा होगा, बट क्रॉस के वजह से वो ये पार्ट क्या कर देगा, चेक करेगा, स्किप करेगा। स्किप भी कर सकता है, मैं ये नहीं बोलता स्किप करेगा, हो सकता है स्किप, उससे नीचे का पार्ट चेक करेगा क्या, करके कुछ फायदा है क्या? तो ये सारी जो गलतियां है ना, ये बहुत महंगी पड़ती है अपने को एग्जामिनेशन में। तो वंस यू आर राइटिंग, जब आप स्टार्टिंग पार्ट करते हो, मेन चीजें जो तुमको याद रखनी है कि कम से कम कैंसलेशन होना चाहिए तुम्हारी तरफ से जब तुम पेपर की शुरुआत करते हो। कैंसलेशन समझता है, तुम खुद चेक करो। मैंने भी जब पेपर चेक किया, मैंने देखा है, पहला जब हम लोग सेक्शन ए से चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट नहीं आते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर उसको काट मारते हैं, फिर बीच में कहीं भी जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो वी राइट सेक्शन ऑन और ओन, कहीं पे भी सेक्शन लिख दिए, सेक्शन ए आंसर 2 कंटिन्यूड। आप खुद चेक करने वाले हो क्या पेपर? जो आप कोई भी आंसर कहीं भी लिख रहे हो, आर यू गोइंग टू चेक दैट पेपर? नो। सो वेन एवर यू स्टार्ट अ सेक्शन, जब भी आप एक सेक्शन चालू करोगे, मैं जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और इसको अमल करना है राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रीलियम। नहीं तो सुन के अमल नहीं करो, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। जब मैं सेक्शन, मान लो मेरे को सेक्शन सी मैंने चूज किया एग्जाम में लिखने का, तो मैं ये सेक्शन सी का जो भी क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी मान के चलो 20 से लेकर 25 के क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, तो हमेशा आपको सेक्शन नए पेज पे चालू करना है। सेक्शन कहां पे चालू करना है? नए पेज पे। समझ में आया क्या? ये जो लिखते हो ना आप, मान लो सेक्शन ए आपने छुड़ा दिया, ये नीचे का जगह आपको लगता है कि ये ब्लैंक है, मेरा सेक्शन है यहाँ पे छूट के हो चुका है, ये जगह ब्लैंक है, तो ये वेस्ट के बजाय इधर मैं सेक्शन जो भी रहेगा मेरे को सॉल्व करना, वो यहाँ पे लेके नीचे चालू करो, गलत। न्यू सेक्शन ऑन न्यू पेज। समझ में आएगा तुमको? भले तुम इधर 2 लाइन भी लिखे होंगे ना, उसको लाइन मार दो या उसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर न्यू सेक्शन कहां पे आना चाहिए? न्यू पेज पर ही आना चाहिए। और जब आप सेक्शन लिखते हो, यू कैन नॉट मिक्स अप द सेक्शंस। मान लो सेक्शन ए तुमने लिखा, सेक्शन सी लिखा, सेक्शन सी में कितने 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है मान लो, ठीक है? तुमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे, 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन आ रहा तुमको, तो तुम सेक्शन सी खत्म कर दोगे, वहां पे खत्म कर दिए सेक्शन बी,
उसके बाद मान लो सेक्शन डी चालू करते हो तुम लोग। सेक्शन डी में तुम लोगों ने 26 से लेकर 30 तक क्वेश्चन थे तुम्हारे, मान लो, ठीक है, और ये तुमने सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए, या इनमें से कोई रह गया तुम्हारा अटेम्प्ट करना। फिर तुमको सेक्शन डी जब सॉल्व करते हो तुमको घंटी बजता है कि सेक्शन सी का जो पहले मेरे को नहीं आ रहा था, अभी अभी मेरे को उसका स्टेप्स याद आ गया, अभी मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यू कैन नॉट गिव अप द हेडिंग अगेन सेक्शन डी और फिर क्वेश्चन नंबर 23 इधर लिखना, यू कैन नॉट डू दैट। फिर तो ऐसे होगा ना, जिस बच्चे को जो सेक्शन का क्वेश्चन याद आया वो वहीं पे लिखना चालू करेगा। सेक्शन ए का आया लिख दिया, फिर सेक्शन सी का आया। एग्जामिनर तब फ्री बैठा है क्या, तुम्हारा सेक्शन वाइज चेक करेगा हर क्वेश्चन। यू कैन नॉट मिक्स अप दिस। ये भी काफी बच्चों ने मॉक पेपर में किया हुआ है। समझ में आया क्या? ये चलेगा क्या? सेक्शन सी के बाद डी लिखा फिर से सी लिखा, यू कैन नॉट। अगर आप सेक्शन सी चुनते हो, उन 5 में से तुम लोगों ने 4 आंसर लिख दिए, एक आंसर बचा हुआ है ना तुम्हारा, और तुम्हारा वो डायसी सिचुएशन है, आप अटेम्प्ट करोगे या नहीं भी करोगे, बट यू शुड हैव सम स्पेस, तो आप वहीं पे स्पेस छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया क्या तुमको? यू लीव दैट अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना भी आधा पेज एक पे तुमको लगता है वहीं पे छोड़ के मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये हो गई तुम्हारी बात, हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन अ सेक्शन वाइज मैनर। You can start from any section, but make sure whenever you write it in a section wise manner, you should attempt all the question in that particular section first, then move on to the next. Clear? समझ में आया? अब बात आती है क्वेश्चन नंबर लिखने की। अभी मेरे को भी पता है कि none of the school teachers have instructed you how to write the question paper, question numbers. एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, ओके, वो फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड रहता है वो। मान लो अगर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, ओके, उसके अंदर अगर सब क्वेश्चंस आते हैं 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 अगर 3 मार्क का है सपोज, तो उसके अंदर मान लो सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम फाइंड करने को पूछा है, बी क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है, सी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट फाइंड करने को बोला है। आते हैं ना ऐसे सब क्वेश्चंस? तो वेन एवर यू राइट द क्वेश्चन नंबर इन एग्जामिनेशन, आप जब क्वेश्चन नंबर लिखते हो तो ये बहुत मैटर करता है। यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से ऑर्डर करो, आप अपना एड्रेस डालो तो वो पार्सल कहां पे आता है? तुम्हारे एड्रेस पे आएगा ना, किसी और के एड्रेस पे आएगा? तुम्हारे एड्रेस पे आएगा, बराबर है ना? इफ यू पुट अ डिफरेंट एड्रेस, विल यू एक्सपेक्ट दैट पार्सल टू कम एट योर प्लेस? यू कैन नॉट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम एग्जाम में तुमको क्या करना है, जो वहां पे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वही उठा के तुमको आंसर शीट में लिखना है। इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग? कैन यू डू दिस, यस और नो? अब अगर आप एग्जामिनेशन शीट में जब आप आंसर लिखते हो तो व्हाट यू डू, सोल्यूशन। किसी किसी को आदत होती है सोल्यूशन लिखने की, किसी किसी को आंसर होती है, आदत होती है आंसर ऐसे लिखने की। होता है नहीं होता है? तो हम लिखते हैं आंसर या क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा लिख दिया मैंने इधर। I write this Q1 and I write answer and I start from here, बरोबर है? तो this signifies क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही आंसर है या सोल्यूशन, जो भी आपको लिखना है। अब अगर कोई इस 1 को रोमन 1 कर देता है, यू राइट योर आंसर परफेक्टली, सब करेक्ट है, लेकिन ये क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज दैट सिग्निफाई? सीधा मैं बोलता, मैं भी रहूंगा ना, मैं सीधा 0 दूंगा, मैं आंसर चेक ही नहीं करूंगा। पहले एग्जामिनर क्या चेक करता है? एग्जामिनर अपना काम आसान करने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर को दिन में बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो वो अपना काम बढ़ाएगा कि कम करेगा? क्या करेगा एग्जामिनर? काम बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। तो कम करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर्स और ये चेक करता है। तुम्हारा नीटनेस सबसे पहले चेक किया जाता है, और ये जो क्वेश्चन नंबर्स है ना, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तुमको लगता है कि ऐसी चीजों के लिए तुमको मार्क्स मिलेगा, यही इंप्रेशन क्रिएट करता है कि जब बच्चे को क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं आता तो आंसर क्या लिखेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ एग्जामिनर। आप एग्जामिनर का मेंटालिटी समझोगे, उतना विन में रहोगे। उसको अच्छा पेपर चाहिए, तुम उसको अच्छा पेपर दो, रेस्ट यू लीव इट अप टू हिम। व्हाट इज दैट एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग? व्हाई इज ही सिटिंग फॉर चेकिंग द पेपर्स? बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम यू, एम आई राइट? लेकिन आप उसको कचरा दोगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? गूगल पे अच्छा चीज टाइप करो तो बरोबर उस अच्छी चीज का मीनिंग आता है। गूगल पे गाली टाइप करोगे तो क्या आएगा? उस गाली का मीनिंग आएगा ना। क्या गूगल बोलेगा आपको नहीं नहीं भाई ये गाली है, मैं इसका नहीं बता सकता? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ यू वांट गुड, यू प्रेजेंट गुड इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। अब
बात आती है सब क्वेश्चन लिखने की। अब ये तो बताया कि ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वो यहाँ पे आना चाहिए। अब मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर भी सही डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे क्या है, सब क्वेश्चन ABC है, बरोबर है। अब किसी ने मान लो गलती से डाल दिया, ऐसा वाला डाल दिया, चलेगा क्या? चलेगा। वहां पे भी क्या डालना है तुमको, A। तो जैसा हम लोग वर्ड वगैरह में रहता है ना, वर्ड वगैरह में बुलेटिंग आती है, पता है ना, वर्ड पावर पॉइंट में बुलेट्स आते हैं। तो कैसा होता है बुलेट्स वगैरह में, जब आप आंसर लिखते हो, जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं, जब भी हम लोग क्या लिखते हैं, आपका आंसर और पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जब हम लोग कोई आंसर लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कितने तुम्हारे ABCA पार्ट है, करेक्ट। तो मैं जब A क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, उसका कुछ तो थ्योरी पार्ट रहेगा। तो किसी को वो आंसर डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की आदत होती है, और किसी को वो आंसर पॉइंट्स फॉर्म में लिखने की आदत होती है, बरोबर है ना। लेकिन हम लोग जब पॉइंट्स लिखते हैं तो वी डू खिचड़ी। अपने पॉइंट समझ में आते हैं क्या? हम एक पॉइंट 4 लाइन का कर देते, दूसरा पॉइंट आधी लाइन का भी नहीं लिखते। होता है नहीं होता है? हाँ, तो पॉइंट्स जब आप लिखोगे, मान लो ये A क्वेश्चन है, A क्वेश्चन में जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो, तो पॉइंट जब मारोगे तो यू कैन डू दिस। बुलेट्स आती है ना, जैसे ये वर्ड में आती है, बुलेट्स वगैरह आती है, तो इधर आप इनको बुलेट्स निकाल सकते हो। डोंट डू दैट। मैं बोलूंगा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, मान लो ABC या रोमन 1 2 3 दिया हुआ है, वो छोड़ के आप नंबरिंग के लिए या फिर पॉइंट्स के लिए यूज करो। मान लो एग्जाम में कहीं पे भी ऐसे वाले इनका यूज नहीं है कहीं पे, तो इनको आप पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है? तो जो चीज एग्जाम में पेपर में यूज नहीं है ना, ट्राई एंड यूज दैट फॉर गिविंग योर पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? या अगर नहीं करना है तो सिंपल डैश करने का, ये थ्योरी लिख देने का, डैश करने का, थ्योरी लिख देने का, डैश थ्योरी। समझ में आ रहा है क्या? एंड ट्राई एंड राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, एक के नीचे एक। नहीं तो तुम्हारा एक पॉइंट इधर आ रहा है, फिर दूसरा पॉइंट इधर से चालू हो रहा है, तीसरा इधर से, फिर चौथा इधर से। बुक पढ़ते हो ना आप, बुक में कैसा रहता है, सारी चीजें मार्जिन के बीच में होती है कि नहीं होती है? ट्राई एंड प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है? एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग? पक्का? पक्का? आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो मेनू की तरह होता है। मेनू पता है, रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, मेनू की तरह होता है। मेनू में क्या करते हो आप? व्हेन यू वांट टू ईट समथिंग, आप क्या करते हो? कौन सी चीज पहले मंगाते हो? जो सबसे अच्छी लगती है वो पहले मंगाते हो, और जो नहीं अच्छी लगती है वो मंगाते हो। कौन सा ऑर्डर पहले करते हो? जो अच्छा लगता है वो, या जो नहीं अच्छा लगता है? मैं अगर बोलूंगा होटल में जाके बैंगन खाना है, कोई चलेगा मेरे साथ? नहीं चलेगा, बरोबर है। ये एग्जाम भी आपका, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है ना, इवन दैट इज लाइक अ मेन्यू। व्हाट डू यू चूज फर्स्ट? थिंग्स विच यू लाइक, बरोबर है ना। जो क्वेश्चन तुमको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले अप्रोच करो। ओके, जैसे आपको मैंने बोला पहले 15 मिनट जो तुमको मिलेगा, दोस 15 मिनट्स आर गिवन फॉर प्रिपेयरिंग योर व्हाट? ब्लूप्रिंट, बराबर। ब्लूप्रिंट जैसे तैयार हो जाता है, उस वक्त कोई एग्जामिनर आपको आंसर शीट, ये जो आंसर शीट होती है ना, सम एग्जामिनर में टेल यू टू राइट, सम में नॉट। आपको बोलेंगे सिर्फ इस पे लाइंस निकाल के छोड़ दो, लिखने के लिए कर भी सकते नहीं भी कर सकते। जब आपको टाइम मिलता है लिखने के लिए या एग्जाम में आंसर शुरू करने से पहले, जो चीज आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठी हुई नहीं है, मान लो अगर मैं सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज बैठता हूँ, कोई बच्चा होगा जिसको सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होता है, या कोई बोलेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90, ये टेबल मेरे को इंस्टेंटली मेरे को पता नहीं चलता, साइन ऑफ 45 1/√2 होता है। किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप क्या कर सकते हो? ये टेबल कहां पे बना सकते हो आप? वेयर कैन यू मेक दिस टेबल? इन योर, कहां बना सकते हो? लास्ट पेज ऑफ आंसर शीट में बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने को घर से जाने से पहले भी याद रहती है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर कर देते हैं, बराबर, क्योंकि वहां पे दिमाग आपको ट्विस्ट एंड टर्न देने ही वाला है। तो टू बी ऑन सेफर साइड, व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू शुड डू इज राइट ऑल दोज फॉर्मूला। जो भी तुमको तकलीफ देता है
वो पहले जाके एग्जाम में पेज के पीछे लिख देने का। मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, आंसर शीट के ऊपर। मेनी स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग द रफ वर्क एट द स्टार्ट ऑफ द पेज। अब ये जो तुम्हारा पहला पेज है, ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, इस पे इंस्ट्रक्शंस होती है, हो सकता है पीछे का ब्लैंक भी हो, तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके। जब यहाँ पे चालू करते हो, बहुत बच्चों को आदत होता है कि यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, दे डू द रफ वर्क, स्टार्टिंग पार्ट इधर लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ऐसे गंदा जैसा बनाएंगे, हाथ से कुछ भी करके यहाँ पे रफ वर्क बनाएंगे। स्टार्टिंग में तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो, स्टार्टिंग में तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो, एग्जामिनर को बता रहे हो कि भाई मैं गजनी टाइप आदमी, मेरे को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने टेबल फॉर्मूले पहले कॉपी की तरह बना के रख दिए, मैंने आगे भूलने का ना को, बराबर है। वेयर इज टू बी डन, समझ में आएगा तुमको, ये चीजें करो। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एग्जाम में धोखा देती है, मतलब देती है, मैं पहले बता रहा हूं। वहां पे तुमको ऐसी ऐसी चीजें याद आती है एग्जामिनेशन में। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला रहेगा, बच्चा तू अच्छे से मार्क्स लेके आ, तेरे को मैं लॉकडाउन खत्म हो गया ना सिंगापुर का टूर करा के आऊंगा। अपने को स्टार्टिंग में सिंगापुर दिखता है उधर, लेकिन जब कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उधर अपने को ये ख्याल नहीं आता। वहां पे क्या ख्याल आता है मालूम है क्या, आज का पेपर अच्छा नहीं गया तो मेरे को पापा सिंगापुर नहीं सिंगापुर भी नहीं लेके जाएंगे, ये भी ख्याल आता है तुमको उधर, ये भी ख्याल आता है। यू कैन नॉट टेल एनीथिंग ऑन दैट। एग्जाम में क्या होता है, वहां अच्छे से अच्छा बच्चा भी नीचे जा सकता है, इसको शांत रखना है, अंडरस्टूड दिस। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को बहुत बड़ा रिजल्ट देती है, समझा। कितनों को ये पता था ये सारी चीजें, जो क्वेश्चन नंबर ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, क्योंकि मैंने जब तक आप लोग के अब तक जितने क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर चेक किए, मेरे को 80% बच्चों के इसमें यही दिखता था, मेरे को क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर और आंसर पेपर का मैच ही नहीं करता था। स्टिल आई हैव गिवन मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर केस। पता था नहीं पता था, अभी भी आप करते होंगे, प्रीलिम में भी ये गलती करके आएंगे, यस और नो। प्रीलिम में की थी कि नहीं मिस्टेक ऐसी, जिनको नहीं पता था मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा क्या, फिर आप बोलोगे हमारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कहाँ कटे, ये एक मेन कारण है मार्क्स कटने का, अंडरस्टूड। हाँ, उसके बाद आती है आंसर का कंटेंट, बोलते हैं ना अपन कंटेंट, कंटेंट की बात करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क कैटेगरी भी आता है, 2 मार्क्स कैटेगरी भी आता है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये सारे कैटेगरी का क्वेश्चन है। किसी में 4 मार्क्स नहीं होगा, मैथ्स में जैसे 4 मार्क्स नहीं है, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब आप जब अटेम्प्ट करोगे, जिसकी जितनी जरूरत उतना ही उसको वैलिड पॉइंट्स लिखना है। 1 मार्क के आंसर को आप कितना लिखोगे, 1 मार्क के आंसर को, 1 मार्क के क्वेश्चन को आप कितना लिखोगे। मान लो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन XYZ जो भी रहेगा, ये डिफाइन है ना 1 मार्क के लिए। फिर उसके अगर तुम लिख के आओगे उसके कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, उसके इफेक्ट्स भी क्या है, अगर तुमको आते रहेंगे। कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, बढ़ती आबादी, उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए, ये कॉजेस है ना। और उसके इफेक्ट्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, बराबर है। तो आपको पूछा क्या गया है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, आप लिख रहे हो उसका पूरा महाभारत। क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का। विल्ली वो एग्जामिनर को मर्सी आएगा क्या, रे बच्चे ने बहुत ज्यादा लिखा है, मैं मेरे मन से उसको 2 मार्क एक्स्ट्रा देता हूं, देगा क्या। किसी और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है उसका मैं बोलता हूँ जान दे, इधर 2 मार्क एडजस्ट करेंगे, फिलहाल दे देते 1 मार्क के क्वेश्चन को 3, करेगा क्या, नहीं करेगा। मिलने वाला कितना है तुम्हारा 1, लेकिन वो एक्स्ट्रा लिखने में टाइम गया कि नहीं गया, दैट टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। समझ में आ रहा है क्या, जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना ही आंसर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, कोई क्वेश्चन अगर कितने मार्क का आता है, 5 मार्क का। मान लो साइंस का क्वेश्चन लेता हूं, डिस्क्राइब pH स्केल विथ अ नीट लेबल्ड डायग्राम, ये 5 मार्क का तुमको क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, तुम जब वो डायग्राम निकालते हो ना, वो डायग्राम ही एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए पहली तो ये चीज, बिकॉज वॉट एवर आंसर वी आर गोइंग टू राइट दैट आंसर इज गोइंग टू कम फ्रॉम वेयर। उन्होंने बोला है ना, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब pH स्केल विथ अ नीट लेबल डायग्राम, यही बोला है ना। तो वॉट एवर वी आर गोइंग टू राइट दैट इज टू बी रिटन फ्रॉम द वेयर। तो तुम्हारा डायग्राम कैसा होना चाहिए,
नीट होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि पिछले बच्चों ने क्या मिस्टेक्स करते थे। ऐसा हाथ से स्केल बनाते थे कुछ बच्चे, इधर लिखते थे 7, इधर लिखते थे 1, इधर लिखते थे 14, ठीक है। इधर लिखते थे एसिड और इधर लिखते थे बेस। ये लिख दिया, ये हो गया पीएच स्केल। अब मैं आप एज एन एग्जामिनर होंगे, अगर आपको डायग्राम के लिए 1 से 1.5 मार्क है, हाउ मेनी मार्क्स विल यू गिव ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? इफ यू आर एन एग्जामिनर, आई गिव यू टू जज, हाउ मेनी मार्क्स विल यू गिव आउट ऑफ 1 ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? कितना दोगे? दिया तो मैं कितना दूंगा? आधा दूंगा। इसके ऊपर दूंगा क्या? मैं नहीं दूंगा। मैं बराबर है ना, मैं रहूंगा तो आधा भी नहीं दूंगा। मैं रहूंगा तो आधा भी नहीं दूंगा, लेकिन कोई कोई दे देगा। डू यू थिंक दिस इज अ वैलिड डायग्राम फॉर पीएच? हम लोगों ने सारी चीजें दिखाई है ना, इस तरह से होता है, ऐसा कुछ दिखा होता है। यहां पे क्या है? H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। यहां पे क्या होता है? OH माइनस इंक्रीज। होता है कि नहीं होता है? तो जब आप डायग्राम अच्छा निकालते हो, दैट मीन्स यू आर डिस्क्राइबिंग 80% ऑफ द थिंग्स इन वेयर डायग्राम। तो नीचे का पार्ट की तरफ ध्यान जाएगा क्या? जब आपका डायग्राम सही है तो नीचे कोई चेक करने वाला है क्या? बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द डायग्राम ओनली ना। आप क्या लिखोगे? एज वी मूव फ्रॉम 7 to 1 on pH scale, H plus ion concentration increases. That means acidic nature increase, basic nature decrease. ये लिखोगे ना, क्या और कुछ लिखने वाले हो? तो ये अगर तुम्हारा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है तो उसमें गलत बात है क्या कुछ? आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो डायग्राम्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और डायग्राम्स के ऊपर फोकस तभी कर पाओगे जब सारे डायग्राम्स आपके आंखों के सामने होंगे। साइंस के सारे डायग्राम इकट्ठा, तब आपको समझ में आएगा कि रिवीजन कैसा करना है डायग्राम्स का बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। या आप टेक्स्ट बुक पलट के बैठ के देखोगे कौन सा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम के नीचे ओके, ये बहुत बारीक बारीक चीज है। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, जब भी कोई डायग्राम निकालते हैं तो ऐसा कुछ लिखा रहता है FIG डॉट और उस फिगर का नाम। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? यू आर नेमिंग दैट फिगर। तो इसके बाद जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, डायग्राम के नीचे फिगर का नाम लिखना कभी मत भूलना। जैसे कि आपको एग्जाम में आया, ड्रॉ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ड्रॉ करने के बाद नीचे आप क्या लिखोगे? इधर ह्यूमन हार्ट, खत्म। समझ में आया क्या? यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर इन अ बेटर वे, और कुछ नहीं होगा। इससे पेन का रिफिल खत्म होने वाला नहीं है। एंड अब जब डायग्राम की बात जब मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मेनी स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ ड्रॉइंग द डायग्राम विथ पेंसिल एंड नेमिंग द डायग्राम विथ पेन। क्या बोला मैंने? बहुत लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने की आदत किससे होती है? पेन से। लेकिन नेमिंग किससे करते हैं? पेन। कॉन्ट्रास्ट दिखता है ना, डायग्राम लाइट और लिखा हुआ डार्क, कॉन्ट्रास्ट दिखने को अच्छा दिखता है, लेकिन 0 मार्क मिलेगा सीधा। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, मान लो तुम लोगों ने वो ये ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर ये पार्ट्स है, ये वाले सब पार्ट्स है, इनको नेम करना है कि नहीं करना है? मेरे को नेम करना है ना। तो नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? गंदे वाले एरोज निकालते हैं। ये ऐसे करके एरो निकालेगा, ये ऐसा निकालेगा, ये ऐसा कुछ भी निकालेगा एरो। आप बुक्स में अगर डायग्राम देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो जो नेमिंग होती है ना, या तो वो लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। अगर आप बुक्स में डायग्राम देखोगे तो आइदर द नेमिंग इज ऑन लेफ्ट साइड और द नेमिंग इज ऑन राइट साइड। मतलब मान लो ये मेरे को नेमिंग करनी है ना, तो मैं सारी की सारी नेमिंग ऐसे करूंगा। सारे नाम कहां पे आ गए? लेफ्ट। या तो सारे नाम कहां पे आ गए? और बाकी कुछ बच्चों की ऐसे आदत होती है, सब डायग्राम ऐसे निकाला है मैंने, इफ आई हैव टू नेम दिस थिंग्स, एक एरो ऐसा दिखाएगा, एक एरो ऐसा दिखाएगा, एक ऐसा दिखाएगा, एक ऐसा दिखाएगा। गलत कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें दिमाग में रखो। उसके बाद अब कौन से पॉइंट्स बताया मैंने तुमको, एक बार बताओ वाला, कौन से पॉइंट्स बताया अभी मैंने? हाँ, उसके बाद कंटेंट, राइट कंटेंट के लिए वही बोलूंगा, राइट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, नॉट हाउ मच यू नो। मीनिंग समझा मैंने क्या बोला? मान लो तुमको पीएच के ऊपर 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम पीएच का सवेरे उठ के भी पढ़ के गए थे, पूरा एकदम
याद है तो तुम 1 मार्क के लिए पूरा थ्योरी लिखोगे का, पीएच का डायग्राम भी ड्रॉ कर, ये भी कर, वो भी कर। तो क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग, राइट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, नॉट हाउ मच यू नो, दिस इज द मेन थिंग। बहुत लोग का ये भी रहता है कि 1 मार्क सर 4 मार्क का आंसर है, आपने जो आंसर की हमको दी थी उसमें सिर्फ 3 ही लाइन लिखे हुए। सी जो आंसर की हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको सिर्फ बेसिस देता है, आंसर का आपको स्ट्रक्चर देता है, लेकिन उसमें एडिशनल पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। अंडरस्टूड दैट? समझ में आ रहा है क्या? वो जो कंटेंट मतलब जो आंसर का फॉर्मेट रहता है ना, वो मेन पॉइंट्स कवर करता है, लेकिन एडिशनल चीजें जो है वो आपको भी ऐड करनी पड़ती है। तो वो एक्सपेक्ट मत करना कि आंसर की में अगर एक 3 मार्क का आंसर अगर 4 लाइन में लिखा है चलेगा क्या, एडिशनल पॉइंट्स उसमें आपको ऐड करने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक फ्रेमवर्क देता है। अंडरस्टूड दैट? ओके। मैथ्स का तो आपको ऑल इन ऑल पूरा आंसर की में डिटेल सोल्यूशन मिलता है, साइंस एंड सोशल साइंस का और इंग्लिश का आपको ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू इन द सेंस 90% इज मेंशन्ड, रेस्ट 10% पार्ट इज टू बी एडेड बाय यू ऑल। समझा? अगर वो नहीं समझता है तो हमसे तुम बात करो, मैं आपको बताऊंगा अगर ये आंसर है तो उसको आगे और कैसे बढ़ाना है, इसमें क्या क्या ऐड करना बाकी है। अंडरस्टूड दिस? तो ये कंप्लेन मत लेके आना सर कि हमने 3 मार्क के लिए 4 लाइन लिखे हैं और आंसर की में 2 ही लाइन लिखे हैं, तो हमने तो ज्यादा लिखा है तो मार्क्स बढ़ा के दो। डोंट कम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। क्लियर एवरीवन? ओके। हाँ, और उसके बाद कंटेंट की बात समझ में आ गई, कितना लिखना है क्या लिखना है। मैथ्स में जो स्टार्टिंग में 1 मार्क के लिए सेक्शन 1 के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये भी देखा है, मैंने पहले भी लास्ट टाइम बताया था आपको। 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 मार्क के जैसा सॉल्व करो, बोला था कि नहीं बोला था? यू हैव टू सॉल्व 1 मार्क क्वेश्चन लाइक 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। अब मान लो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, सपोज ये एक फिगर है, आपको बोला है ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है। If these are 2 tangent, अगर आपको बोला है if OPQR is a square, if OPQR is a square, स्क्वायर समझता है आपको? स्क्वायर समझता है क्या? ऐसा OPQR is a square and radius of circle is 4 centimeter. Find length of tangent. मान लो ऐसा क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि अगर ये जो है ये फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना OPQR, ये सर्कल ये क्या बनाता है? स्क्वायर बनाता है, और सर्कल का रेडियस कितना है तुम्हारा? 4। तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, कितने मार्क के लिए है? 1 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन जब देते हैं तो तुमको यहाँ पे हिंट्स फाइंड करने की अपने को क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है ना, तो स्क्वायर शो के लिए नहीं दिया गया, कुछ तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, बरोबर है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे एंगल्स 90 डिग्री और सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब मैं बात करता हूं इसकी, ये वाला है ना RPOQ, ये क्या है तुम्हारा? स्क्वायर। सारे साइड्स क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले कि नहीं होने वाले? रेडियस कितना है? तो ये RP क्या है तुम्हारा? 4। ये 4 है तो ये भी कितना आएगा? 4। ये भी कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? 4। आंसर क्या आया? तो इसके लिए महाभारत लिखने की जरूरत है क्या? तो ये ओरली आना चाहिए आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अब ये क्वेश्चन देख के तो पुंगी बच जाती है कि अरे कैसे कैसे करेंगे उसको। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में हिंट्स ढूंढने हैं कि अपने को क्या दिया हुआ है और क्या यूज करना है। जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम दिए, सॉरी बीपीटी थ्योरम था, लाइंस पैरेलल दिए तो बीपीटी थ्योरम यूज करते थे, लाइंस पैरेलल प्रूफ करने हैं तो क्या यूज करते थे? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। था कि नहीं? तो ये सब चीजें 1 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इफ यू वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग दोज 1 मार्क के क्वेश्चन को भी अगर आप एक पेज सप्लीमेंट का भर के लिखोगे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तभी तो काम में आएगी ना। क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू 1 मार्क लॉजिक ओनली। समझ में आएगा तुमको? तो प्रीलिम एग्जाम में वो ग्रंथ मत भरते बैठना मेरे सामने। मैंने काफी बच्चों का ऐसे देखा था कि सेक्शन 1 जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए पहले 6 पेज खत्म हो जाते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ फिनिशिंग और कंप्लीटिंग 6 पेजेस इन दो सेक्शन नंबर 1? यूज है क्या उसका कुछ?
ऐसा था कि कोई किसी को 1 मार्क से ज्यादा मिला उसमें था, लेकिन क्या हुआ उसके अगेंस्ट? आपका क्या गया? टाइम। वो मिला क्या टाइम आपको रिटर्न? जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी आपके क्या हो गए? वो भी आपके क्या हुए? छूट गए। वो छूटने ही वाले हैं, दैट इज बाउंड टू हैपन। अंडरस्टूड? अभी एग्जाम में सिचुएशन सबके साथ अराइज हो सकती है। कोई कोई पहले क्वेश्चन पे अटक सकता है, कोई कोई बीच में अटक सकता है, कोई आखिरी में अटके, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अटक सकता है। यस और नो? सिचुएशन बोल के आएगी किसी को। मान लो भगवान ना करे तुम कहीं अटको, लेकिन अगर अटक गए, अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैंने ये क्वेश्चन चालू तो कर दिया है लेकिन इसके आगे क्या करना है, आई एम नॉट श्योर वेदर द सॉल्विंग पार्ट विल बी राइट और इट इज रॉन्ग, डोंट गेट स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन एग्जाम में सबसे गंदी बात बताता हूं मैं, अगर हम लोग एक जगह पे कहीं अटक जाते हैं ना, घड़ी की तरफ अपना अगर ध्यान नहीं रहा तो कब आधा घंटा निकल जाएगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। आप ऐसा 3 घंटा बैठो, आपको 3 घंटा गुजरेगा ही नहीं। यू ट्राई दैट, यू गो होम, 3 घंटा बैठ के देखो एक जगह, तुमको लगेगा यार 3 घंटा गुजर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में जब आप स्टेप इन करते हो ना, 3 घंटा कैसा जाता है किसको मालूम नहीं पड़ता, किसको भी नहीं मालूम पड़ता। स्कूल एग्जाम का छोड़ दो, स्कूल एग्जाम की बात अलग है। व्हेन यू गो इन द बोर्ड एग्जाम, 10 बजे जब घंटी बजेगा उधर पेपर स्टार्ट करने का, और 1 बजने से 10 मिनट पहले वार्निंग बेल होता है कि नाउ यू ऑल प्लीज स्टार्ट टाइंग अप योर पेपर्स, फाइनल चेक कर लो तुम्हारे पेपर्स, क्वेश्चन नंबर ये वो सही लिखे है कि नहीं। वो जब लास्ट के 10 मिनट आ जाते हैं ना, इवन यू डोंट कम टू नो कैसे वो टाइम गुजर गया। एग्जाम में घड़ी बहुत फास्ट भागती है, घड़ी को पता नहीं क्या होता है लेकिन वो बहुत फास्ट भागती है एग्जामिनेशन में, और वहां पे अगर अटक गए तो टाइम पासेस एट अ वेरी वेरी फास्टर रेट। अंडरस्टूड दैट? तो व्हेन टाइम इज एलोकेटेड, अगर आप कहीं अटक रहे हो, सीधा फेंक देने का, अगले क्वेश्चन की तरफ जाने का। समझ में आया तुमको? समझा? और एग्जाम में जब हम लोग पेपर शुरू करते हैं, व्हेन वी राइट आवर पेपर, स्टार्टिंग का जो पार्ट रहता है, अपने को जैसे मैंने आपको बताया कि वी फोकस मोर ऑन नीटनेस पार्ट, बोला ना मैंने, नीटनेस के ऊपर। तो कुछ बच्चे बहुत कमाल कर देते, वो लोग पहला आंसर लिखा नहीं क्या, फिर वो डेकोरेशन करना चालू करते हैं, स्केल लेगा, फिर ऐसे नीचे लाइन मारेगा, ऊपर लाइन मारेगा, अंडरलाइन करने को मेन पॉइंट, अगर मेन वर्ड्स अंडरलाइन करने को बोलो तो वो पूरा आखा पैराग्राफ अंडरलाइन करेगा। मतलब जो क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट देने थे उसको he'll give 8 and 10 minutes in that bullshit decoration part and waste his precious time। बराबर है? जब आप चालू करते हो एग्जामिनेशन तो तुमको तुम्हारा पेस जो है ना कंसिस्टेंट रखना है। तो स्टार्टिंग का पार्ट एकदम मस्त डेकोरेटिव तरीके से हल्लू 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 लिखो एकदम मस्त, एंड लास्ट में जब तुमको मालूम है मेरा 20-25 मार्क का रहा है और अभी आधा घंटा ही बचा है, तो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट 20-25 मार्क्स इन हाफ एन आवर? नहीं है। तो तुम क्या करते हो? डॉक्टर बन जाते हो, लिखो, सिर्फ छापो। तो पहले का पार्ट और आखिरी का पार्ट देखोगे, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन योर हैंडराइटिंग। बराबर है ना? वो मत होने दें। यू हैव टू मेंटेन योर पेस इन राइटिंग। पेस समझते हो क्या क्या होता है? पेस समझते हो ना क्या होता है? पेस मतलब क्या होता है? जो स्पीड है तुम्हारी वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एंड मैं तुमको मंत्र बताता हूं, सीधा सीधा क्लियर कट बताता हूं। अभी मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी हो, जितना टाइम तुमको अभी यहां पे लिखने को लगेगा, ये मैं तभी भी जब से सिखा रहा हूं तब से बता रहा हूं बच्चों को, तुमको अभी भी बता रहा हूं। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बच्चों ने खुद आके मेरे को बताया, सर आपने जो बोला था वो 100% वैलिड है। और वो मेरे को स्कूल के एग्जाम से नहीं बताया है, बोर्ड एग्जाम से आने के बाद बताया है। वॉट एवर क्वेश्चन यू सॉल्व ओवर हियर क्लास में, आप कोई क्वेश्चन अगर आप करते हो, मान लो मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन दिया, रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये 3 या 4 मार्क के लिए एग्जाम में तुमको पूछा जाता है। ओके, ये थ्योरी है पूरा, इसमें कुछ सॉल्व करने लायक नहीं है, थ्योरी है पूरी लिखने की। बराबर है? कुछ 10-12 लाइन का, एक पेज जितना थ्योरी है, पूरा लिखना पड़ता है। तुम यहाँ पे लिखो, यू विल एटलीस्ट रिक्वायर 4 मिनट्स। मान लो तुमने बहुत अच्छे से किया है तो तुम इसको 3 मिनट में भी खत्म कर लोगे। ओके, अगर यहां पे तुमको खत्म करने को 3 मिनट लगता है, मेरे से लिख के लेके जाओ, एग्जाम में मिनिमम 4 मिनट लगेगा। अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा होगा तो मिनिमम 4 मिनट। ट्राई एंड टेस्ट इट। मैं तुमको अभी क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, और एग्जाम में वही अगर भगवान की तरह से वही क्वेश्चन आया ना, तुम चेक करना कितना टाइम लगता है।
वॉट एवर इज योर स्पीड ओवर हियर, एटलीस्ट उससे आधा से 1 मिनट एक्स्ट्रा तुमको एग्जाम में लगने ही वाला है। और वो भी मैं आधा से 1 मिनट क्यों बोल रहा हूं, वो भी प्रैक्टिस रहेगा तो, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है तो यू कैन गिव देम दैट क्वेश्चन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, दैट इज अप टू यू। तो आपको एवरेज टाइम जो होता है अगर क्वेश्चन का कम करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी वेरी रिगरसली, क्योंकि वहां पे टाइम बढ़ नहीं सकता। आप वहां पे सांस भी लोगे ना तो सांस लेने में भी टाइम वेस्ट होने वाला है तुम्हारा, एम आई राइट? तो सांस लेना बंद तो नहीं करोगे तुम लोग। तुमको फोकस करना है कि हाउ कैन आई रिड्यूस दैट टाइम। 80 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर अपने को सॉल्व करना है, इफ आई एम गेटिंग 30 क्वेश्चंस, इस बार शायद 30 नहीं 40 क्वेश्चंस है शायद, तो 40 क्वेश्चंस मेरे को कितने मार्क्स के लिए 180 मिनट्स में अगर छुड़ाना है तो कितना टाइम होता है पर क्वेश्चन, कितना टाइम मिलता है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड पर क्वेश्चन? अंदाजा 4.5 मिनट्स, 4.5 मिनट्स। अब ये 4.5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन आ गए। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया और 5 मार्क्स का आ गया। तो अभी एक मेरे को बात बताओ, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4.5 मिनट दोगे क्या तुम? एंड तुमको इस बार तो अच्छा खासा प्रोविजन मिला है। यू हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, बरोबर है? 12 मार्क उधर आ गए और बाकी के फिर 8 क्वेश्चन सिंगल सिंगल है, 1 मार्क के क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए तुम्हारे, तो 24 का कितना होता है? 80। मतलब पहले के 80 मिनट के आसपास तुमको क्या सॉल्व करने के लिए? तो तुम 80 मिनट दोगे क्या पहले के? तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले के 1 मार्क के क्वेश्चन में कितनी देर में उड़ाऊं? ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट, नॉट मोर देन दैट। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो 40 से 45 मिनट में उड़ाना है तो उसको टाइम, उसको प्रैक्टिस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बेसिक चीजों के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे को मेरा टाइम कहां पे बचाना है ताकि मैं यूटिलाइज कर पाऊं। इफ यू आर गिविंग 80 मिनट्स ऑन दिस सेक्शन ए फर्स्ट 20 मार्क के ऊपर, आगे टाइम बचेगा क्या? बिकॉज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को तो दिमाग शांत रख के सॉल्व करना है ना। वो क्वेश्चन तुम 4.5 मिनट में थोड़ी पकड़ के चलोगे। एक आधा क्वेश्चन मान लो कंस्ट्रक्शन का आ गया तो तुम कर भी लोगे, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आ गया सिंपल वाला तो कर लोगे, लेकिन ट्रायंगल्स वगैरह जैसा आया तो उसको एटलीस्ट 7 से 8 मिनट तो दोगे तुम लोग। अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने के लिए आ गया, करोगे 3 मिनट में 4 मिनट में करोगे? वो टाइम पे अलर्ट भी तो होना चाहिए ना दिमाग, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन कितना टाइम खाएगा तुम्हारा? क्लियर मैथमेटिक्स से 4.5 मिनट के आसपास तुमको एक क्वेश्चन को देना। तो अगर आप स्टकअप होते हो कहीं पे तो प्लीज डोंट रिमेन एट दैट प्लेस, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? नेक्स्ट चीज इसमें बतानी थी आपको, अब होगा एक टाइम की बात। साइंस में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी होगा, सोशल साइंस में भी नहीं बोल सकते लेकिन साइंस में खास करके, साइंस का पेपर का जो चेकिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है। ओके, बच्चों को साइंस का पेपर ही थोड़ा टफ जाता है और साइंस का पेपर लीनियंटली चेक नहीं होता, इट इज चेक्ड प्रॉपरली। ओके, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अंडरलाइन करो। क्या करो? अंडरलाइन करो। तो बच्चे उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। हम हाईलाइट किसको करते हैं? हम हाईलाइट किसको करते हैं? इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वी हाईलाइट एवरीथिंग। डू वी हाईलाइट ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स और एवरीथिंग? इंपॉर्टेंट थिंग्स, बरोबर है ना? अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है वो मैं आपको एक बार बेसिकली बता देता हूं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कैसे हाईलाइट करनी है, क्या करनी है, वो बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। क्या क्वेश्चन आया? पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। तो आपको पता है 5-6 अलग अलग पॉइंट अपन ने लिखे, उसमें लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, तो वो 5-6 पॉइंट अलग अलग जो अपन ने लिखे हैं वहां पे, उसमें मान लो सॉइल का एक है, रिड्यूसिंग बेसिसिटी एसिडिसिटी ऑफ सॉइल, है ना? फार्मर क्या करता है? स्प्रिंकल करता है, बरोबर है? आंसर की शुरुआत कहां से होती है? फार्मर बेसिक सब्सटेंस यूज ही क्यों करता है? पहली बात तो जो भी आसपास में पानी आता है दैट हैज सम एसिडिक कंटेंट,
बरोबर है. एंड द रेन वाटर that is received also is acidic because of acid rains. As this water falls on land, the acidic content in the land increases, due to which soil fertility reduces. बरोबर है ना. तो हमारे लिए मेन चीज क्या है वहां पे हाईलाइट करना, ड्यू टू एसिड रेन्स. एसिड रेन्स ये मेन वर्ड आ गया उसमें, और क्या आएगा, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल व्हाट रिड्यूसेस. तो ये एसिड रेन्स की वजह से फर्टिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. आ गए ये दो मेन पॉइंट. तो एग्जामिनर का मेन नजर कहां पे जाता है, उन्हीं दो चीजों के ऊपर जाता है. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, टू रिड्यूस दिस एसिडिक कंटेंट फार्मर स्प्रिंकल्स बेसिक सब्सटेंस. बरोबर है. सो दैट एसिड कंबाइंस विद बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड हेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन्ड. हो गया ना आंसर इधर. तो आप क्या करोगे वहां पे, यू ओनली हाईलाइट विच पॉइंट्स जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर इसके ऊपर फोकस करे. सारी चीजें करोगे क्या, सारी चीजें करोगे क्या, नहीं ना. तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ अंडरलाइन मारते बैठते हैं, सिर्फ अंडरलाइन. दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. अंडरस्टैंड दैट. ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है और कुछ नहीं होगा. और अंडरलाइन पे अगर आपको करना है, यू टेक योर पेंसिल, हाथ को थोड़ा ट्रेन करो ताकि हाथ से आप एटलीस्ट एक सीधा लाइन निकाल पाओ. अपना हाथ से सीधा लाइन आता है क्या, या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं निकालना है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. अंडरलाइन कितना करना है, इतना सा पार्ट छोटा करना है, स्ट्रेट अंडरलाइन करके छोड़ देने का. कुछ बच्चों का हैबिट होता है, स्केल लेंगे, एक लाइन निकालेंगे, उसके नीचे एक और लाइन निकालेंगे. ये फालतू बना करते बैठना नहीं है. अंडरलाइन इन द सेंस सिर्फ उतना पॉइंट हाईलाइट. कुछ लोगों को रहता है कि मैं एग्जाम में हाईलाइटर लेके जाऊंगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करूंगा. हाईलाइटर अलाउड नहीं है, स्केच पेन्स अलाउड नहीं है, ब्लू ब्लैक कलर के अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है. अंडरस्टूड दिस. एग्जाम पेपर में तुम अगर उधर ओम नमः शिवाय, जय गणेश कुछ भी लिखते हो ना, सीधा डिबार्ड है, नहीं चलेगा. कुछ भी नहीं लिखना है उसके ऊपर. और एक चीज, एग्जाम में अगर किसी का पेन किसी रीजन से नहीं चलता है, मान लो सम हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग दैट आंसर विद जेल पेन, किसी को बॉल पेन, किसी को इंक पेन से लिखने का आदत होता है. मान लो किसी का पेन गलती से नीचे टूट गया, निब टूट गया उसका, मान लो. कोई बोलेगा कि मैं इंक खत्म हो गया तो कार्ट्रिज मिलता है ना, कार्ट्रिज लेके जाऊंगा. लेकिन तुम पेन कितना लेके गए, एक ही, कार्ट्रिज 10 लेके गए, तो यूज है क्या उसका. तुमको लास्ट ऑप्शन क्या है, छोड़ के आओगे क्या पेपर, निब टूट ले जाऊं, घर ही आओ, क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यू विल चेंज योर पेन. करेक्ट. अगर तुम पेन चेंज करते हो, इफ यू आर चेंजिंग योर पेन, पेन का कलर बोलो या इंक पेन से बॉल पेन या जेल पेन पे आते हो, यू हैव टू टेक द साइन ऑफ एग्जामिनर, सुपरवाइजर. पता है तुमको ये बात, डू नो दैट. ये चीज को ध्यान में रखो. अगर तुमने तुम्हारी मर्जी से पेन चेंज किया, इफ यू चेंज द पेन ऑन योर ओन रिस्क, मैं आपको बताता हूं तुम्हारा कॉपी केस हो सकता है. मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ कॉपी. इफ एट एनी केस योर पेन इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू टेक द साइन ऑफ दैट एग्जामिनर. वो एग्जामिनर वहां पे जो सुपरविजन के लिए आता है, वो साइन करता है वहां पे कि पेन चेंज्ड, और वो साइन करके डेट वेट लिखता है वहां पे, वो तब वैलिड है. तुम्हारे मर्जी से चेंज करने का नहीं. अंडरस्टूड दिस. समझ में आया क्या सबको. तो अपने मर्जी से मत करना. ग्राफ के ऊपर पेन अलाउड नहीं है. तुम्हारा जो भी पेंसिल पेन वगैरह रहेगा खुद का खुद करने का, बोरो वोरो करने का कोई वहां पे सीन होता नहीं है. ओके, क्लियर. और किसी के मन में कोई शंका आ रही है पूछने लायक. हाँ, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, बोलो ना. इतना देर बात किया, किसी को कोई शंका नहीं आया उसमें. मतलब मेरे को ही, मतलब आपको तो सब पता है. फिर सेक्शन में मतलब जो आता है वो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फिर अगर सेक्शन में स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में लिख सकते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ, वही तो बोला ना, पहले 15 मिनट में आपको उसका क्वेश्चन क्या है कि जो सेक्शन मेरे को आता है वो लिख सकता हूँ क्या, यही क्वेश्चन है ना. कि मान लो मेरे को सेक्शन सी पहले आता है, तो पहले सेक्शन सी से शुरू कर सकता हूँ क्या, यही बोल रहे हैं ना. हाँ, व्हाटएवर, यही तो मैं यही बता रहा हूँ कि पहले 15 मिनट में स्ट्रेटेजी तुमको तय करना है कि मेरे शुरुआत कहां से करनी है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी या डी. दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय यू. नहीं तो घर से डिसाइड करके जाओगे क्या, कुछ भी हो जाए मैं डी से ही शुरू करने वाला हूँ.
बहुत बच्चे होते हैं कि यहाँ पे प्रीलिम के टाइम पे दे स्टार्ट विद डी, बट एट दी एग्जामिनेशन में उनको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो ऐसे शुरू कर देते हैं। बाद में अगर ये इजी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस के लिए अच्छा खासा टाइम मेरे को मिल जाएगा। दैट स्ट्रेटेजी इज टू बी डिसाइडेड बाय यू ऑल, अंडरस्टूड दैट। बट whenever you decide that section, make sure you write all the questions which are known to you. If any question is unknown, leave the space, move on to the next section. Clear? आया समझ में? और एक, अब एग्जाम में तुमको एक ही क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहता है, इंटरनल चॉइस रहता है। यू हैव एन इंटरनल चॉइस। मान लो क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1A जो है तुम्हारा, उसमें 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं ना तुम्हारे, पहले क्वेश्चन में ही तुमको ऑप्शन है। ये पहला क्वेश्चन है, इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है? एनकाउंटर किया होगा ना आप लोगों ने स्कूल के एग्जाम्स में। तो अभी आपको डिसाइड करना है ये वाला करना है कि ये वाला करना है। आप कोई अति होशियार रहते हो, बोलते मेरे को दोनों आते, मैं दोनों करके आता। दोनों करके आओगे, कोई गलत बात नहीं है। टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? टाइम जाएगा नहीं जाएगा? मान लो चलो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आ गए, तुम बहुत रति महारथी है, तुम्हारा एग्जाम में तुम लोग थोड़ी जगह भी छोड़ के आए इधर। मान लो मेरे को आगे अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूंगा यहाँ पे। ओके, तो अगर ये और के बाद तुमने इधर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन से पहले इतना जगह छोड़ दिया, फॉर व्हाट? टू अटेम्प्ट दैट विच क्वेश्चन? और वाला क्वेश्चन। ठीक है, तुम पूरा पेपर लिख लिए, अभी तुम क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो, और जो बचे हुए और वाले क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने आ रहे हो तुम। ठीक है, अब मैंने ये और वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लिख लिया इधर। ठीक है, इधर लिखा और वाला, क्वेश्चन 1 का और वाला लिखा। तुमको क्या लगता है अगर ये रॉन्ग गया तो मेरा तो ये राइट जाएगा ना, मतलब उसके लिए तो मैं और का करके आऊं ना। इफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, इफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस। क्योंकि जब तुमको चॉइस दिया है तो तुम कौन सा चूज करोगे? जो तुमको आता है कि जो तुमको नहीं आता है? आता है, इसलिए तो वो पहले किया ना तुमने। तो अगर तुम्हारा ये रॉन्ग है तो डोंट एक्सपेक्ट यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस। समझ में आया क्या? और मैं तुमको वही करना है जो तुमको आता है। तो ये शान पट्टी करते बैठने का नहीं, एक्स्ट्रा करके आऊंगा तो मेरे को भले पहला वाला अटेम्प्ट किया हुआ रॉन्ग रहेगा तो नीचे वाला तो हैच मेरे लिए नहीं होता है। व्हेन ऑप्शंस आर गिवन टू चूज, सो वी चूज द वर्स्ट और बेस्ट? बेस्ट। व्हेन वी चूज द बेस्ट वी गेट मार्क्स फॉर दैट ओनली। अंडरस्टूड? हमारे टाइम पे भी जब हम लोगों ने आज से 15 साल 16 साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया था, हमको भी आता था सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 5। तो हम लोग जो पहले 3 सॉल्व करते थे उसके साथ अगर चौथा पांचवा भी करता हूं तो मेरे चेक कौन से होने वाले हैं? पहले 3 ही होने वाले। नीचे वाले चेक होने वाले हैं क्या? नीचे वाले अगर ऊपर में से अगर एक रॉन्ग भी जाता है तो इट इज नॉट गोइंग टू गो ऑन द 4th and 5th विच आई हैव अटेम्प्टेड, दैट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। वो एक्स्ट्रा मैंने मेरे लिए किया है। यहाँ समझ में आएगा तुमको? तो ये चीज के ऊपर मत भागना। ओके, और किसी के दिमाग में कोई क्वेरी आ रहा है? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हो ना तो एग्जामिनर को मालूम है या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, उसके पास भी आंसर होगा, यस और नो। तो तुम जो आंसर लिख के आओगे वो खुद ही समझ जाएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ए वाला क्वेश्चन और ये बी वाला क्वेश्चन है, तो तुम अगर बी वाला कर रहे हो तो तुम 1 के आगे क्या लिखोगे? बी लिखोगे। अगर नहीं लिया हुआ है, इफ नथिंग इज रिटन ओवर देयर देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली, नो वन विल चैलेंज इट। ओके, समझ में आया? और किसी को कोई डाउट? बस डाउट ही नहीं, बोलो। ब्लैक पेन अलाउड है, लेकिन ट्राई एंड अवॉइड टू राइट विद ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से दिखने को बहुत अच्छा दिखता है। यूजुअली व्हाट हैपेंस, इवन यू कैन ट्राई एट योर होम, तो 10-12 पेजेस ब्लू के पढ़, अचानक से एक ब्लैक पेज आएगा ना, वो आंखों पे इफेक्ट क्रिएट करता है। वो समझा? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर को नॉर्मल रखो। तुम कोई बच्चे का आदत रहता है जो क्वेश्चन नंबर होता है वो ब्लैक से लिखेगा, आंसर ब्लू से लिखेगा। तुम उधर डेकोरेशन करने के लिए नहीं गए हो। तुमको जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है ना तुम्हारे आंसर में दिखाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्वेश्चन नंबर तुम लिखो, जो भी अच्छा खासा लिखना आंसर में लिखो। ये टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं। यू विल चेंज योर पेन अगेन एंड अगेन। मान ले अगर ठीक है चल तू सेक्शन लिखने के लिए तूने ब्लैक पेन यूज किया, वो टाइम पे अपन बॉदरेशन में रहते हैं एग्जाम में,
बरोबर। गलती से तूने आंसर भी अगर ब्लैक पेन से चालू कर दिया तो क्या करेगा, काटाकाटी करना पड़ेगा ना बिना वजह, तो वो रिस्क रखने का ही नहीं। एंड इफ एट ऑल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आंसर अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने इसका आंसर लिखा यहाँ पे 8-10 लाइन मैंने आंसर लिखा इसका, मेरे को लगता है कि ये रॉन्ग है, मेरे को लगता है कि मैंने जो आंसर लिखा है वो गलत है। ये किसको मालूम है, तुमको मालूम है ना गलत है। एग्जामिनर को चीख चीख के बताओगे कि भाई मैंने गलत किया, मैंने गलत किया है। व्हाट इज योर ड्यूटी, सिंपल क्या करने का, इसको एक सीधा सीधा क्रॉस मार देने का। समझ में आया क्या, क्रॉस मार दिया, अगर क्रॉस मार रहे हैं तो क्रॉस मारो, या अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा सिंपल उसको ऐसा बॉक्स करने का और इधर एक क्रॉस मार्क कर देने का। समझ में आया क्या, अच्छा दिख रहा है गंदा दिख रहा है, प्रेजेंटेबल है ना। हाँ, और ये अगर तुमने क्रॉस कर दिया तो इसके आगे लिखना चालू मत करना फिर से। एग्जाम के लिए तुमने पैसा भरा है ना पैसा, तो पेपर का इस्तेमाल करो। तो यू डोंट कंटिन्यू हियर, राइट दैट क्वेश्चन नंबर अगेन एंड यू राइट इट। अंडरस्टूड दैट, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं जब बोलता हूं पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब कुछ भी करना ऐसा नहीं है, 2 वर्ड्स के बीच में अच्छा खासा स्पेसिंग रखो। कुछ बच्चों की आदत होती है एग्जाम में आंसर बड़ा करने के लिए एक लाइन में सिर्फ 3-3, 4-4 वर्ड्स ही बिठाते और 2 लाइन के बीच में स्पेस भी छोड़ते। अगर एक्चुअली में तुम आंसर लिखोगे तो 4 लाइन में बैठेगा और ऐसे दिखने को क्या लगता है कि तुमने पूरा पेज भर के आंसर लिखता है। एग्जामिनर येड़ा है क्या, वो समझता नहीं क्या, वो उसको समझता नहीं क्या कि तुमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट एग्जामिनर इज फुल, वो शान आदमी है, तुमसे 4 कदम तो भी आगे है वो। इफ यू ट्राई टू फूल हिम, तुम उसको येड़ा बनाने जाओगे ना, वो पूरी कसर किसमें से निकालने वाला है, किसमें से निकालेगा, तुम्हारे पेपर में से निकालेगा, और कुछ करने वाला है क्या, नहीं। तो बेटर बी अवेयर ऑफ दैट। समझ में आया क्या, डोंट फूल दैट एग्जामिनर। खड़ा खोड़ी करने का समझा कैसे करना है, कैंसलेशंस कैसे अवॉइड करने हैं। क्वेश्चन नंबर गलत हो जाता है, इफ यू गेट अ रॉन्ग क्वेश्चन, इफ यू राइट अ रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, डोंट डू दिस, ये इसे फालतू चीजें मत करो वहां पे बैठ के। करते हैं ना ये हम लोग, करते नहीं करते हम लोग, कुछ करने का नहीं, सीधा सीधा ऐसे सिंपल कट मारने का, नेक्स्ट लाइन पे फिर से क्वेश्चन नंबर लिख के चालू कर देने का। एक सिंपल बताता हूँ, स्केल हैंडल करने को दिक्कत होती है, स्केल उठाओ फिर रखो, फिर एक सिंपल स्केल आता है, रोल एंड ड्रॉ करके स्केल आता है, रोल एंड ड्रॉ, रोलर लगा रहता है उसको, तो वो स्केल है ना ऊपर नीचे घूमता है ऐसा रोलर लगने की वजह से। तो तुमको अगर चाहिए वो स्केल ले लो, उससे लाइन वगैरह मारना आसान हो जाता है। यू डोंट हैव टू पिक दैट स्केल एंड कीप इट एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ स्केल आता है, ऐसा 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 करोगे ना ऊपर नीचे स्लाइड होता है वो, चाहिए तो, अगर तुमको टाइम बचाना है तो। आंसर खत्म हो गया, लाइन मार के खत्म करके नेक्स्ट की तरफ हो। समझ में आया क्या, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में तुम अगर अमल करोगे फर्स्ट प्रीलिम से, तब जाके तुम्हारा फाइनल एग्जाम तक कुछ ना कुछ भला होएगा। नहीं तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे हम लोग जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, फाइनल एग्जाम में करेंगे, वी कैन नॉट कीप एनीथिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। वहां पे लास्ट में क्या आने वाला है तुमको, बॉदरेशन आने वाला है। क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, बॉदरेशन आने वाला है, बरोबर है। एग्जाम में कोई भी हो, तुम्हारी जगह मैं भी होता, मैं भी अगर किसी चीज का एग्जामिनेशन आता हूँ, वी हैव दैट एंजाइटी, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। एंजाइटी हर एक को होता है, तुमको भी होगा मेरे को भी होएगा, लेकिन उस एंजाइटी के चक्कर में हम लोग जो करना चाहते हैं वो तो नहीं छोड़ सकते ना। छोड़ोगे क्या, रात को अगर एक दिन पहले तुमको नींद नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोलोगे कि पापा मेरे को नींद नहीं आ रहा, मैं एग्जाम को नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, बोलोगे क्या। एंजाइटी सबको होने वाला है, उस एंजाइटी से ओवरकम कैसे करोगे वो तुम्हारा प्रिपरेशन कराएगा। तुम जितने अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होगे उतना एंजाइटी तुमको तंग कम करेगा। जितना प्रिपरेशन नहीं होगा, तुमको उल्टी होएगा, तुमको जुलाब होएगा, तुम्हारा पेट दुखेगा, तुम्हारा सर दुखेगा। यू हैव एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट, प्रिपरेशन जो तुम करने वाले हो। समझ में आएगा तुमको, तो प्रिपरेशन करना है तो करना ही है। पास्ट पेपर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पास्ट पेपर से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना शुरू करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन ईच प्रीलिम यू हैव टू चूज हाउ मेनी क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स,
4 चैप्टर्स। तो जब आप वो 4 चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो मैंने क्लास में जितना भी मैथमेटिक्स का कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है तुमको। वो जैसे चैप्टर हो जाता है यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो तुमको ये आइडिया आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे है। प्रीलिम्स में और कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स लिए क्यों जाते हैं? व्हाई आर प्रीलिम्स एग्जाम टेकन? तुम्हारा एग्जाम मतलब तुमको डराने के लिए लिया जाता है या तुमको एग्जाम की एंजाइटी से दूर करने के लिए किया जाता है? एग्जाम की एंजाइटी दूर करने के लिए किया जाता है कि एंजाइटी बढ़ाने के लिए किया जाता है? दूर करने के लिए किया जाता है ना। तो प्रीलिम में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली टू राइट दैट एग्जाम। समझ में आ रहा है क्या? तो पैनिक होने से कुछ नहीं होता। पैनिक मतलब डर जाना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, नहीं समझ में आता छोड़ देने का, अगले साल 10वीं की तैयारी फिर से करने की। लास्ट ऑप्शन वही है। और कोई है क्या ऑप्शन? अगर आप अपने आप को उस रीजन से प्लीज कर सकते हो दैट ठीक है मैं डर गया, मैं घर पे जाके ये बताऊंगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपको बता रहा हूं जब आप एग्जाम लिखोगे आपके दिमाग में थॉट्स की मशीन चलती है अंदर। Whenever you write an exam ना, वो थॉट्स का जो मशीन है ना वो दिमाग के अंदर दौड़ता है पागलों जैसा। जब वो मशीन दौड़ता है तो तुमको सही ट्रैक से भटका देता है वो। बिकॉज योर माइंड विल टेल यू, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ता है मालूम है क्या? कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके वजह से मेरे को अगर कम मार्क्स आते हैं, तो आप उधर दिमाग में रीजन तैयार करना चालू कर देते हो कि ये अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसका क्या रीजन मेरे घर वालों के सामने पेश करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तुम मेरे पास भी जब आते हो, व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाई डिड यू गेट लेस मार्क इन दिस, तुम मेरे को क्या रीजन बताते हो? कुछ ना कुछ रीजन बताते हो कि नहीं बताते हो? ये रीजन की शुरुआत कहां पे हुई थी मालूम है क्या? जब तुम एग्जाम लिख रहे थे ना तब हुई थी। मैंने तुमको ये भी बोला था क्लास में, मैंने इसको IMP मार्क करा के दिया था, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, तुम नहीं करके आए, स्टिल यू आर रेडी विद अ रीजन। और वो रीजन इंस्टेंट भी बना सकते हो या वो रीजन की शुरुआत कहां पे हुई थी? जब तुम लोग एग्जाम लिख रहे थे तब, कि यार ये क्वेश्चन हमको सर ने इंपॉर्टेंट दिया था, ये क्वेश्चन सर ने हमको इंपॉर्टेंट दिया था, फिर भी हम लोग नहीं कर रहे, तो सर हमको पूछेंगे कि क्यों नहीं किया, तो क्या रीजन देने का इसका, ये बोलूंगा तो ये बोलेंगे, वो बोलूंगा तो वो बोलेंगे। तो अपना जो ध्यान है वो एग्जाम के आंसर के हट के ये फालतू चीजों की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो पहला 15 मिनट जो पेपर मिलेगा वो तुमको क्लियरली रीड करना है, कैसे आगे का स्ट्रेटेजी प्लान करना है। दैट 15 मिनट्स विल डिसाइड योर नेक्स्ट 3 आवर्स। समझ में आया क्या तुमको? यहां से कितना भी प्रिपेयर करो, उधर पेपर किसी को क्या आने वाला है किसी को पता है क्या? नसीब बहुत अच्छा रहेगा जिसने वो प्रिपरेशन जो किया रहेगा वही उसी तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए उसके लिए तो अच्छा देने ना। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। बिकॉज टॉपर भी वही पेपर में से आने वाला है, फेल होने वाला भी उसी पेपर में से आने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो तुमको कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये कौन डिसाइड करेगा? तुमको किस कैटेगरी में आना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे ना, मैं तो डिसाइड करने वाला नहीं हूं। तो ये जो टाइम मिला है तुमको, 49 डेज का जो स्पैन है तुम्हारे पास, मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दिस स्पैन प्रॉपरली। अगर इसके अलावा भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है समझने में, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। कॉन्टेक्ट में रहो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा, सारे टिप्स के ऊपर मैं एक एक चीज आपको मैं शेयर करता रहूंगा ताकि आपको एग्जाम का स्ट्रेस कम से कम हो। अंडरस्टूड दिस? तो ये जो मैंने आपको बताया है, आई वॉन्ट दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड राइट फ्रॉम योर फर्स्ट प्रीलिम। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड ओनली। इफ एट ऑल आई डोंट फाइंड इट देन प्लीज फिर मेरे को वो टाइम पे बोलना मत कि सर आपने हमको भला बुरा क्यों बोला या क्या होगा। मैंने ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे बता दी है। अगर आपको याद नहीं आता, यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है पहली बात तो, इससे पहले जो भी बच्चे बैठते थे दे यूज्ड टू राइट एवरीथिंग।
आप में से किसी ने भी कुछ लिखा नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ मच यू विल रिकवर इट बैक व्हेन यू गो होम, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जब लिखा नहीं है तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो इम्प्लीमेंट आपको करना है 20 तारीख को, तब तक कितना अमल होता है देख लेते हैं फिर। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? और किसी को कुछ बोलना है? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको कुछ अगर बोलना है, कोई डाउट है, देखो एक बंदा डाउट पूछेगा तो यहाँ बैठे हुए जितने लोग उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी बेसिक क्वेरी हो पूछो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नो क्वेरी एट ऑल? पक्का? ठीक है, तो प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट पेपर ऑन मैथमेटिक्स ऑन 23/2021। ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मैं पास्ट पेपर आपको भेजूंगा अलोंग विद द आंसर कीज। ठीक है, पास्ट पेपर्स अलोंग विद देयर आंसर की। तो तुम उसको ओवरव्यू करना और खुद देखना कि आंसर कौन सा आंसर किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि जब तुम यहां पे आओगे यू विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली कि मेरे को कौन सा आंसर किस तरीके से लिखना है। अंडरस्टूड? ये मेरे पास आपको अगर चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेस्ट मैंने आपका लिया था, सेकंड टेस्ट था, जो सेकंड या थर्ड टेस्ट था ट्रिग्नोमेट्री का शायद, उसका डिटेल आंसर की मैंने खुद लिखा हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हाथ से बना के दिया था, आई हैव दैट आंसर की। इफ यू वांट यू कैन सी दैट आंसर की। आई हैव दैट। आप देख सकते हो कौन सा आंसर मैंने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। 1 मार्क का था, 2 मार्क का था, तो कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हो, आइडिया आएगा, और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको पूरा प्रिंटेड मिलता था, ये हैंड रिटन है पूरा। क्लियर? रेडी फॉर दिस मैथ्स फुल सिलेबस ऑन 20th March 2021? Okay, best of luck.